हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 10 क्लास के हिस्ट्री बुक में पढ़ने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आइए बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला में पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, आपको मैं संक्षेप में समझा दे रही हूँ कि सरियू नाम का एक व्यक्ति था, फ्रेडरिक सरियू। उसने 3 चित्र बनाए थे और उन चित्रों के माध्यम से उसने दर्शाने की कोशिश की थी। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिएगा चित्र में, तो यहाँ पे एक महिला यहाँ खड़ी है और दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखिए, ये न्याय की देवी है। आप लोग अपने अपने बुक में देखिएगा। यूरोप में अमेरिका के लोग दिखाए गए सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। ये देखिए, सभी इस प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं बच्चों, वंदना करते हुए जा रहे हैं। यहाँ जैसे कि ऊपर में आपको दिखाए हैं हम, देखिए आप लोग अपना बुक में भी देखिएगा। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। जैसे कि हमारे देश में भी भारत माता को एक महिला के रूप में दिखाया गया है। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और इस महिला के एक हाथ में मशाल है। आप लोग ध्यान से बुक में देखिएगा तो दिखेगा। यहाँ कैमरा में हो सकता आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वंस्त अवशेष बिखरे पड़े हुए हैं। सरियू के कल्पना दर्श यानी यूटोपिया जिसको कहते हैं, यूटोपिया का मतलब होता है कल्पना दर्श में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। ऑनलाइन क्लास में हम लोग सोचे नहीं थे कि फिर से इस साल हम लोगों को इन्हीं सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। सोचे थे आप लोग से एकदम क्लास में सामने होकर पढ़ाई करेंगे, लेकिन इस बार भी कोरोना हम लोग को एक साथ क्लास में इकट्ठा होने नहीं देगा। तो आइए अब चलते हैं आगे। अभी ये जुलूस वहाँ पे पहुँच रहा है, सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सरियू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वो 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, जो सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं,
ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य में अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। और जो पीछे के पेज में हम लोग चित्र में देखे थे, वहाँ पे देखिएगा आप लोग ध्यान से कि स्वर्ग से ईसा मसीह भी हैं, संत और फरिश्ते भी इस दृश्य में नज़र आ रहे हैं। वो यूटोपिया यानी कल्पना दृश्य है, कल्पना दृश्य है। सरयू नाम के व्यक्ति ने 3 चित्र जो बनाए थे उसी का यहाँ वर्णन है। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्र एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। तो हम लोग संक्षेप में समझ लेते हैं कि फ्रेडरिक सरयू ने 3 चित्रों का निर्माण किया था, जिसमें एक महिला जो है वो खड़ी है और उनके आगे बहुत सारी जनता प्रार्थना कर रहे हैं। महिला के हाथ में, एक हाथ में मशाल है, दूसरे में जनता के लिए कुछ उनके नियम कानून बनाए गए हैं, वो पत्री भी उनके हाथों में है। तो अब आइए बच्चों इधर देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्र की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। और 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उस समय वहाँ के जो राजा थे वो बिल्कुल ही निरंकुश थे। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की एक अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति को तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। प्रीतिभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एकमात्र व्यवस्था लागू की गई। बच्चों यहाँ पे आप लोग पेंसिल से अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार यानी नाप तौल की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी। अब वहाँ क्या हुआ कि क्षेत्रीय भाषा जो थी उसको हटा दिया गया और फ्रेंच जैसी बोली भाषा लिखी और पढ़ी जाने लगी। वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने से मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य
जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। अगर नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किए लिखने आएगा बच्चों, तो यहाँ जो मैं ऊपर अंडरलाइन कराई हूँ ये सब आप लोग लिखिएगा, है ना। नागरिकों के लिए समान कानून बनाए, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया, नाप तौल की एक व्यवस्था की, क्षेत्रीय भाषा को हटाकर फ्रेंच जैसी बोली बोली जाने लगी और लिखी जाने लगी। नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किए या नियम बनाए, ये सब क्वेश्चन आता है बच्चों, तो आप उन बातों को लिखिएगा। अब यहाँ देखिए मैप के द्वारा दर्शाया जा रहा है। आप पढ़ते समय किताब सामने रखिएगा। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्क संगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों, कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों से हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून और मानक भार तथा नाप तौल एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में इससे सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे कि हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और मॉरिशस में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गई। अब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर यानी टैक्स, सेंसरशिप और बाकी लोगों को जीतने के लिए फ्रेंच सेना जबरन सेना में भर्ती किया जाने लगा, जिससे यह नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों को मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नुकसान नज़र आने लगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं बच्चों, नहीं तो पार्ट जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगी और अगला वीडियो में मैं पॉइंट बाय पॉइंट सिर्फ आप लोगों को समझाऊंगी, क्योंकि पूरा बुक इस तरह से रीडिंग करवाने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। जिन बच्चों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।